हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम इस वीक के इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में रहे हैं। जैसे एक टॉपिक हमारा जीडीपी बेस ईयर रिवीजन के रिगार्डिंग रहेगा। फिर हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन। फिर हमारा डिस्कशन पीएम गति शक्ति के रिगार्डिंग रहेगा, ये न्यूज़ में था। एंड साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूल्स में कुछ बदलाव किया गया है, खासकर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तो ये कुछ मुद्दे हमें आज के सेशन में डिस्कस करने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है जीडीपी के बेस ईयर के रिवीजन के साथ। अब सबसे पहला तो चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि सर आखिर ये बेस ईयर क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है समय समय के ऊपर रिवाइज करना। देखो, आप लोग ना दो टर्म समझते होंगे, एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी और एक होती है आपकी रियल जीडीपी। जीडीपी का मतलब तो सब लोग जानते ही हैं, इट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये तो आप लोग जानते होंगे जीडीपी का मतलब। पर मैंने कहा क्या कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होना है, उनका सम टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे देखना है। पर ये जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुई उनके लिए हम किस ईयर को देखें, क्या हम करेंट ईयर के हिसाब से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप मुझे बोलते हो कि सर इंडिया में 10 पेन प्रोड्यूस हुए। मैंने कहा ठीक है, अब आज इनकी कीमत हो सकता है 10 पेन की 10 रुपये हो, तो उस केस में आपकी जीडीपी 100 रुपये आ जाएगी। पर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये तो आपने आज के समय के ऊपर देख लिया, पर इस तरह से अगर आप नोटिस करते रहोगे, आप बोलोगे सर अगले साल मेरा एक पेन की कीमत 15 रुपये होगी और आपकी जीडीपी 150 रुपये आ जाएगी, फिर तो है ना, प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, बस वस्तुओं के दाम महंगे हो गए और आपकी जीडीपी ज़्यादा दिखने लग गई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ना जीडीपी को अगर हमें ये नोट करना है कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, हमें वहाँ पे ईयर को डिफाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नॉमिनल जीडीपी में पता क्या करते हैं, हम क्वांटिटी तो देखते हैं करंट ईयर की और साथ ही साथ प्राइजेस भी करंट ईयर के ही देखते हैं, एंड उससे हिसाब से हमारे पास नॉमिनल जीडीपी निकल के आ जाती है। पर रियल जीडीपी के केस के अंदर हम प्रोडक्शन जो हुई गुड्स एंड सर्विस का वो तो करंट ईयर का ही देखेंगे, पर प्राइजेस एक कांस्टेंट ईयर के देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको नोटिस किया ना कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि पहले लेटर से, जो मैं आपको अभी समझा ही रहा था एग्जांपल को, कि लेटर से कि पहले एक साल 10 पेन का प्रोडक्शन किया पर उनका प्राइस था 10 रुपये, तो आपकी जीडीपी उस केस में 100 रुपये आ जाएगी। अब अगले साल मान लेते हैं आपका प्रोडक्शन कुछ भी अमाउंट हो गया, मान लो 10 यूनिट ही हुआ, पर आपने प्राइजेज उनके 15 रुपये हो चुके हैं, तो उस केस में आपकी नॉमिनल जीडीपी तो आपकी क्या दिखेगी, 150 रुपये। पर ये सही जीडीपी को रिफ्लेक्ट शायद ना करे, ये रिफ्लेक्ट ना करे कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हुई है। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम एक कांस्टेंट प्राइस को ले लें। मान लेते हैं हमने कांस्टेंट प्राइस यही ले लिया 10 रुपीज़ वाला, ये वाले साल का। अब अगर आप यहाँ पर रियल जीडीपी निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आपको क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी होगी, वो 10 रुपये ही है, और प्राइस आपको कांस्टेंट ईयर का आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपकी जो रियल जीडीपी आएगी वो 100 रुपीज़ ही आएगी। अब आपको पता लग जाएगा कि पहले भी आपकी जीडीपी इतनी थी, अभी भी इतनी ही है, तो कोई फर्क नहीं आया आपके प्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, आपके प्राइजेस भी करेंट ईयर के लेते हैं, तो कई बार इन्फ्लेशन का इफेक्ट की वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल जाता है, वेर एज रियल जीडीपी आपको एक्चुअल ग्रोथ पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, ये कांस्टेंट ईयर के प्राइस हमने कैसे लिए, हमने एक बेस ईयर को यहाँ पे डिफाइन किया। हमने कहा कि बेस ईयर हम यहाँ पे ले लेंगे एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके प्राइस को डिफाइन कर लेंगे, फिर प्राइजेस वो कांस्टेंट रहेंगे एंड उस हिसाब से जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होती रहेगी हमारे पास रियल जीडीपी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, ये जो बेस ईयर हमने ले लिया, इसमें हमने फिक्स कर दी ना चीज़ें, हमने प्राइस उसके फिक्स कर दिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी के लिए ना हमारा जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है, ठीक है। अब 2011-12 हमारा जो बेस ईयर है, इसके हिसाब से हम प्राइस को लेते रहते हैं। पर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, क्या समय के साथ हमारे बहुत सारे बदलाव नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। क्या बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुई समय के बाद? बिल्कुल हुई हैं। अब अगर उनका रिप्रेजेंटेशन 2011-12 के
जीडीपी कैलकुलेशन में है ही नहीं और उसके बाद कोई चीज़ बनी है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रही होगी? आंसर इज नो, नहीं हो रही होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, ठीक है। हो सकता है कि 2011-12 में जब हम जीडीपी कैलकुलेशन किया करते थे, उस टाइम ऐसी कोई चीज़ मान लो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, तो उसका हमारे पास बेस ईयर है ही नहीं। तो पर आज के टाइम हो सकता है ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह से बेस ईयर को समय के साथ रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने से क्या होगा, हमारी जो पुरानी कमियां हैं हम उनको ठीक कर पाएंगे और एक्चुअल में जीडीपी हमारी कितनी है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि हम रफली एवरी 5 ईयर्स के ऊपर हम यहाँ पे बेस ईयर को चेंज करें, ऐसा हमारी कोशिश रहती है। पर हालांकि इसको पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, बट रफली 10 साल के बाद तो हमारा डेफिनेटली आपका चेंज हो ही जाता है। जैसे लास्ट टाइम ना 2015-16 के बीच में हमने क्या किया था, तब बेस ईयर को बदला था, उस टाइम बेस ईयर रखा गया था 2011-12। तो अब 10 साल के बाद रफली हम बेस ईयर यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि अगला हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर होने जा रहा है वो 2022-23 होगा। देखो अभी तक ना ये प्रपोज्ड है, ठीक है ना, अभी फाइनलाइज नहीं है, ये प्रपोज्ड है। तो जब तक फाइनल नहीं ना हो जाता, तब तक अगर यूपीएससी में आपसे पूछे कि बेस ईयर क्या चल रहा है, आपका आंसर 2011-12 ही होना चाहिए। आगे फ्यूचर में जाके इसको चेंज कर दिया जाएगा, तब हम यहाँ पे बताएंगे कि 2022-23 है, पर अभी के लिए इट इज 2011-12 इटसेल्फ। ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सौरभ गर्ग जी इन द मोस्पी मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे स्टेट किया है कि यहाँ पे हम प्रोसेस में हैं इसको रिवाइज करने के। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बताया कि कैसे करंट बेस ईयर हमारा 2011-12 है और जो नया बेस ईयर हो सकता है 2022-23 हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, पहले ऑफिशियल जो जीडीपी एस्टिमेट्स थे वो 1948-49 बेस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में थे। पहली बार ना हमने 1956 में इस तरह से जीडीपी एस्टिमेशन जब किया तो बेस ईयर कौन सा लिया गया था, 1948-49 का। तो इस तरह से बेस ईयर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है एक प्राइस इंडेक्स के लिए। इवन अगर आप जैसे आपने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में सुना होगा, जीडीपी डिफ्लेटर हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। कैसे बताता है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर और कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट नॉमिनल बाय रियल। अब नॉमिनल में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर, वेयर रियल में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो फर्क क्या आया, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में फर्क आया। तो जीडीपी डिफ्लेटर दरअसल में हमारी इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बन जाता है, तो उसमें भी इस्तेमाल होगा आपका बेस ईयर का ही। बाकी जीडीपी का बेस ईयर इसीलिए चेंज किया था ताकि स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कुछ नई इंडस्ट्रीज आई, डिजिटल इकोनॉमी आई है ना, उनको हम कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर पाए हमारी जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको हम यहाँ से हटाएं। साथ ही साथ हमारे डेटा सोर्सेज भी यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, जैसे जीएसटीएन जो डेटा आता है यूपीआई ट्रांजेक्शन का, आपका MCA 21 डेटाबेस से जो आपका डेटा आएगा, उनको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। जितना अच्छा डेटा होगा उतना ही अच्छा हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन होगा। तो बाकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ भी ये अलाइन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दिमाग में ये आएगा कि सर पास्ट में कितनी बार बेस ईयर चेंज हुए हैं। देखो पहली बार अगर हम बात करें जीडीपी एस्टिमेट 1949 में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी। हालांकि मतलब जब 1956 में कैलकुलेशन हुआ ना, तो हमें 1948-49 का हमने यहाँ पे बेस ईयर लिया था। तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, टोटल 7 बार चेंजेस हुए। जैसे 48-49 से फिर हमने 60-61 रखा, फिर 70-71 रखा, फिर 80-81 हो गया, उसके बाद 93-94, फिर 1999, 2000, 2004, 2005, फिर 2011, 2012, अभी आज के समय यहाँ पे ये चल रहा है। हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके 2022-23 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। पहले 10-10 साल पे रिवीजन होता था, अब कोशिश यहाँ पे ये है कि हर 5 साल के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे बेस ईयर को चेंज करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है सही बेस ईयर को चूज करना, क्योंकि अगर बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर नहीं है, जब कोई एब्रप्ट फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ सकती है हमारे जीडीपी आंकड़ों के अंदर। एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पिछली बार जब जीडीपी का इस तरह से बेस ईयर को बदलाव किया गया था ना, उस समय बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था। जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद सुब्रमण्यन जी ने भी बोला था कि भारत की जीडीपी लगभग 2-2.5% ऊपर यहाँ पे बताई जाती है जितनी वो एक्चुअल है, तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। प्लस एट द सेम टाइम MCA 21 का जो डेटाबेस है और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटाबेस है उसके बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उससे भी हमें क्लियर नहीं आइडिया कि भारत की जीडीपी कितनी ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत बहुत जल्द तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
तो दुनिया के अलग अलग इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट भारत के डेटा को स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या वाकई में भारत की जीडीपी उतनी ज़्यादा है या ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा जितनी भारत दिखा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बाकी अगर हम बात करें, जीडीपी के अलावा भी हो सकता है कुछ और चीज़ों का आपका बेस ईयर बदला जाए, जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। करेंटली इसका बेस ईयर 2011-12 है, पर हो सकता है कि इसका भी बेस ईयर आगे जाके 2022-23 यहाँ पे कर दिया जाए। इसके अलावा आप लोग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बारे में पढ़ते हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसका बेस ईयर 2023-24 आगे जाके कर दिया जाए, एंड उसमें बहुत सारी सर्विसेज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गया, आपका एयर फेयर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो अब इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो अब उतनी आउटडेटेड हो चुकी हैं तो उनको यहाँ पे हटाया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जीडीपी बेस ईयर रिवीजन के बारे में, जिनके बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमें ना एक टॉपिक अंडरस्टैंड करना है एसपीवी के बारे में, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सबसे पहले ना आप लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जैसे नाम में ही है ना स्पेशल पर्पस, मतलब किसी कोई खास काम के लिए अगर कोई एंटिटी बनाई जाती है उसी को बोलते हैं हम स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसको पता क्या लगता है कि हमें एक कोई स्पेसिफिक काम कराना है, उस स्पेसिफिक काम के लिए हम एक अलग से एक लीगल एंटिटी बना दें, एक कंपनी की तरह उन्होंने अलग से यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसका काम सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पस या उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही रहेगा। तो ये अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थोड़ा सा अलग से काम करेगी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली उससे काम करेगी। तो ये जो नई संस्था बनी है इसी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेगा, डिसीजन मेकिंग इससे तेज हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से ही एक एंटिटी बन गई ना, इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाती है। इसीलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है। अब आप लोग एक स्कीम के बारे में जानते होंगे अपनी स्मार्ट सिटी मिशन के रिगार्डिंग, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था कि किस तरह से हमें 100 स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे डेवलप करना है, एंड वो मॉडल बनेगी अर्बन डेवलपमेंट का। तो 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने के लिए। और देखो इसमें बहुत बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, कंटिन्यूसली हम यहाँ पे डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे थे 100 स्मार्ट सिटीज़ को पूरी तरह डेवलप करने की। अब यहाँ पे उसकी डेडलाइंस बार बार एक्सटेंड हुई हैं, एंड फाइनली जाके अगर हम बात करें ना तो मार्च 2025 तक लगभग 93% प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये डेडलाइन तो खत्म होगी 31 मार्च 2025 की, तो जो बाकी बचे हुए काम हैं वो तो चलते ही हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं हमें इस डेडलाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा देखने को मिलेंगे। एंड इवन अगर हम बात करें ना, हमारे जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर आगे कंटिन्यू रहेंगे। इनफैक्ट जो डेडलाइन खत्म हो चुकी है एंड जो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा चलो ठीक है सर, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की आपकी मिनिस्ट्री की स्कीम है, प्लस इससे कहीं ना कहीं शहरों में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। पर आप हमें ये बताओ कि ये जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्मार्ट सोल्यूशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, मोबिलिटी हो गया, आना जाना हो गया, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इन सबको बेहतर बनाना यहाँ पे इसका काम था स्मार्ट सिटी मिशन का। एंड जैसा मैंने आपको बताया 93% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सरकार ने भी लगभग 99.4% यहाँ पे इसके लिए डिस्पर्स कर दिया अपने टोटल फंडिंग का। एंड यहाँ पे आपका देखने को मिलता है कि स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, एंड इनका ना एक इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी रहता है। उसमें पता क्या होता है, पूरे के पूरे यहाँ पे शहर को मैनेज करना, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, क्राउड मैनेजमेंट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कोई इवेंट हो रहा है, कोई यहाँ पे रैली हो रही है ना, पब्लिक सेफ्टी को देखना, डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करना, ये सारा आपका एक सेंटर होगा जो हर चीज़ को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो थी आपकी अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यहाँ पे बनाए गए, इसीलिए बनाए गए ताकि उसमें ना आपकी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हो गया और साथ ही साथ जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका 50% यहाँ पे शेयर हो, एंड वो साथ मिलकर यहाँ पे काम कर पाएँ। एंड उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, क्या चीज़, कि हमें किस तरह से वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे क्रिएट करी गई। पर आप नोटिस, आपके दिमाग में ये आएगा कि एसपीवी को हम खत्म क्यों नहीं कर रहे। आपने यही तो बोला कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का यही मतलब है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसको बनाया जा रहा है। पर अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर एसपीवी को
ख़त्म कर दो, उसको कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत। देखो अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हम इसको कंटिन्यू एसपीवी को पता क्यों करेंगे, क्योंकि आपने एक तरह से सारी चीज़ें बना तो दी, पर उसको आगे कंटिन्यू भी तो करना है, उसको आगे ऑपरेट भी तो करना है। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ें एंड भी हो गई हैं आपकी, कोई बात नहीं, पर हमें कहीं न कहीं अपने गोल्स को अभी और आगे जारी रखना है, ताकि आगे भी ये काम आपकी स्मार्ट सिटी सिर्फ बन ना जाएँ, वो आगे वैसे काम भी करें। इसीलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल को यहाँ पे बोला गया है कि दे विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग द फंक्शनिंग दैट दे आर डूइंग। बाकी आप नोटिस कर पाओगे टेक्नोलॉजी सपोर्ट में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, कंसल्टिंग हो गया, रिसर्च एंड असेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे ये काम करता रहेगा। तो ये कुछ बातें थी स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है SEZ रूल्स के रिगार्डिंग रिफॉर्म्स। देखो ऑनेस्टली ये उतना बड़ा टॉपिक आपको नहीं है, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मैं आपको कुछ बातें आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लेते हैं एक कोई एरिया है, हमने इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यहाँ पे दर्जा दे दिया। कुछ लोग इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्यूटी फ्री एनक्लेव के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ध्यान में रखना है जैसे इंडिया का ही हिस्सा मान लीजिए ये, पर हुआ पता क्या, इसको हम फॉरेन टेरिटरी की तरह यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फॉरेन टेरिटरी की तरह इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो कल को यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। प्लस एट द सेम टाइम इससे हमारा, जब ये सब इतने बेहतर चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपको ड्यूटीज़ और टैरिफ में एक तरह की छूट आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, एंड आपका ईज ऑफ बिजनेस भी यहाँ पे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका SEZ। ये आपके देश के अंदर कुछ आपके डेजिग्नेट एरियाज होते हैं जिनका थोड़ा सा बिजनेस रेगुलेशन और ट्रेड रेगुलेशन बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री से अलग होता है। जैसे मैंने कहा ना, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगती आपको, इसको फॉरेन टेरिटरी आप कंसिडर करते हो। ठीक है, बट ध्यान में एक बात रखना, मान लेते हैं ये एरिया है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, अगर इसमें कोई चीज़ बनी ना, तो ये मत समझना कि वो भारत की जीडीपी में नहीं आएगी, नहीं, वो भारत की जीडीपी में आएगी। जीडीपी में आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत चीज़ बनती है ना, वो भारत की जीडीपी में आती है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एरिया आपने कहा कि इसको फॉरेन टेरिटरी की तरह कंसिडर करना है, फिर आप कह रहे हो कि भारत की जीडीपी में भी आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कंसिडर करना, ऐसा मान के चलो कि ये फॉरेन टेरिटरी है, पर है भी नहीं, है ये भारत का ही हिस्सा, पर बस ट्रेड पर्पसेस के लिए हम इसको विदेशी जमीन एक तरह से मान लेते हैं, ताकि वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से हो पाए, वरना है ये भारत का हिस्सा, इसीलिए भारत की जीडीपी का ये हिस्सा बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्ट है 2005 का, उसके माध्यम से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसको सपोर्ट किया जाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ते हैं। तो भारत में इस तरह से आपको 276 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी पता क्या हुआ है, हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स थे ना, उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बनाने के लिए कम से कम आपको 50 हेक्टेयर का कंटिन्यूस जोन चाहिए होता है। पर क्योंकि हम चाहते हैं भारत देश में सेमीकंडक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इनको हम बूस्ट करना, तो हमने कहा है कि इन सेक्टर्स के लिए आपको ये 50 हेक्टेयर वाली कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है। अगर 10 हेक्टेयर वाला भी लैंड होगा, मिनिमम कंटिन्यूस लैंड एरिया होगा, तो वहाँ पर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को यहाँ पे सेटअप कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इनको हमें यहाँ पे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं हमने वहाँ पे इनको कम कर दिया है, ताकि भारत में आराम से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पे बन पाए। इससे भारत देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, एंड साथ ही साथ हाई स्किल जॉब्स भी भारत के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो पाएंगी। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें जो डिस्कशन करना है वो है पीएम गति शक्ति के बारे में। इसका देखो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर पीएम गति शक्ति को समझना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो कई लोगों को लगता है कि पीएम गति शक्ति शायद इकोनॉमी की स्कीम है। हाँ, कुछ हद तक है इकोनॉमी की स्कीम, इसलिए इकोनॉमी की स्कीम है क्योंकि इस पर्टिकुलर पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी सड़कें हो गया, आपके रोड्स हो गया, आपके रेलवेज, आपके एयरवेज, बहुत सारी इस तरह से आपकी एनर्जी वगैरह चीज़ें, वो सब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पर एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, तो पीएम गति शक्ति आपकी गवर्नेंस की स्कीम ज़्यादा है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली आप इस बात को अंडरस्टैंड करना
कई बार पता क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कि मान लो एक सड़क बननी होती है, तो जो भी इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आके पूरी पूरी सड़क बना देता है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में किसी को लगता है, मान लेते हैं कोई दूसरी और मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं यार, इसके नीचे से कोई गैस पाइपलाइन जानी थी, तो वो फिर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सड़क को तोड़ेंगे, फिर वहाँ पे गैस पाइपलाइन डालेंगे, फिर वापस से सड़क बनानी पड़ेगी। किसी और तीसरी मिनिस्ट्री या तीसरे डिपार्टमेंट को कुछ और लग सकता है कि हमने ये छोड़ दिया, हमने ड्रेनेज की लाइन नहीं बनाई, तो वो ड्रेनेज वाली लाइन बनाएगा, उसके लिए फिर से सड़क को तोड़ना पड़ेगा कुछ एरिया को, एंड वापस से फिर उसको बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ना आप यहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये साइलोज में काम कर रही हैं। साइलोज मतलब अकेले अकेले काम कर रही हैं, इनको बाकी किसी का पड़ा ही नहीं हुआ। तो एक्चुअल में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए, दैट इज वाई वी हैड ब्रॉट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति टोटल आपको 6 पिलर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका कॉम्प्रीहेंसिवनेस। तो जितनी भी अलग अलग स्कीम्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका भारतमाला, सागरमाला, इन सबको यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश है। फिर आपका सेकंड को पिलर है आपका एनालिटिकल। यहाँ पर आपका जियो स्पेशल डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर जानकारी मिलती रहती है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे बाउंड्रीज है डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ पे कोई नदी है, प्लस जो भी यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस उन्होंने किया, वो सारी की सारी एक ही पोर्टल के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर आपको रियल टाइम में देखने को मिल जाएंगी। तो इससे पता क्या पता लगता है, इससे ये आइडिया लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे अटक रहा है, किसकी वजह से दिक्कत आ रही है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। तो दैट इज योर थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर इज प्रायोरिटाइजेशन। हम ना क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन करें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में बातचीत करके ये देखें कि सबसे पहले कौन सा काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है। फिर हम ऑप्टिमाइजेशन करें, हम ये देखें कि सबसे सस्ता या सबसे बेहतर रूट कौन सा है, जो ऐसा काम जो मतलब ऐसा काम जो कहीं ना कहीं कम टाइम लेके कम कॉस्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं, उसको है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कहने का मीनिंग से क्या है कि लेट्स से दिस इज अ प्लेस ए, दिस इज प्लेस बी। आपको ए से बी जाना है तो रास्ते तो देखो ए से बी जाने के बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। पर सबसे ईजिएस्ट रूट कौन सा है, सबसे कम टाइम वाला रूट कौन सा है, सबसे कम कॉस्ट वाला रूट कौन सा है, उसको हम यहाँ पे देखें, उसको ऑप्टिमाइज करते हुए हम वो सारे काम करें। लास्ट पॉइंट इज योर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर पॉइंट यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में साथ मिलके सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे काम करें। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं उससे यहाँ पे बेहतर होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपकी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई, उसमें यहीं पे डिस्कशन किया गया कि कैसे हम कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब अलग अलग मोड्स के बीच में कनेक्टिविटी। मोड्स का मतलब क्या होता है, आपके रेलवेज, आपके एयरवेज, आपके वाटरवेज, आपके इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे एक तरह से मोड्स बोल देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, एक जगह पे सामान आ गया, मान लो रेल के माध्यम से आया, अब जहाँ पे रेल ने उसको छोड़ा ना, वहाँ पर आपके रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए या एयरवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब इस तरह से अगर कनेक्टिविटीज़ आपकी अच्छी होंगी बिटवीन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उससे आपके जो ट्रेड के पर्सन हैं उनको यहाँ पे बेहतरी होती है, एंड उससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर मदद मिल जाती है। तो अभी इन्होंने 5 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। आपको वो ध्यान में नहीं देना कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया आपका, इसके अलावा NH248S हो गया, उसके अलावा 4 लेन जो एलिवेटेड रोड बन रही है जोधपुर के अंदर। तो इस तरह से 5 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट पीएम गति शक्ति आपको डेफिनेटली ही पता होनी चाहिए। क्लियर है? एक काम करते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं अपने PYQs को। राइट, इस बार का आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है रिगार्डिंग कुछ मिनरल्स, तो इनको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है एंड गलत स्टेटमेंट आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दूसरा स्टेटमेंट है आपके, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, वो आपके सामने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी पढ़ के आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। अब यार देखो, ये क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि हाँ यार, जब हम सरकार के बजट की बात करते हैं तो एक उसमें हम यहाँ पे बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, और एक बात करते हैं हम यहाँ पे कैपिटल बजट की। कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल एसेट लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती है, वो कैपिटल बजट में आ जाती है, और जो एसेट लाइबिलिटी इम्पैक्ट नहीं डालती वो आपकी रेवेन्यू बजट के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कैपिटल सीट एक लाइबिलिटी कॉस्ट करेगी, बिल्कुल। कैपिटल सीट से आपकी जेब में पैसा आता है, बिल्कुल आता है, पर एक लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया, लोन लेना आपके लिए एक लाइबिलिटी हुआ, पर आपकी जेब में पैसा आया तो इट इज़ अ कैपिटल सीट। या फिर हो सकता है आपने अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच दिया,
सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। उससे क्या होता है, सरकार को पैसे तो मिल जाते हैं, इट इज़ अ कैपिटल रिसीट, बट साथ ही साथ अगर हम बात करें उसका एसेट कम हो गया। तो ये वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने अभी आपको बता दिया। तीसरा कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लाइबिलिटी। देखो एक बात समझना, जो लोन होता है ना, लोन लोन आपकी लाइबिलिटी है, पर जो इंटरेस्ट होता है वो आपका कैपिटल वाले सेक्शन में नहीं जाता, वो आपका रेवेन्यू वाले सेक्शन में जाता है। इसलिए थर्ड आपका इनकरेक्ट है। अगर आपको थर्ड आप इनकरेक्ट कर लेते तो ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर तक पहुंच जाते। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, वो था रिगार्डिंग द फिजिकल डेफिसिट, राइट। अब इसमें भी कोई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि कैसे ये करना था, कि बच्चे मैथ्स देख के डर गए, पर बिल्कुल भी ऐसा डरने की कोई बात ही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आपका टोटल घाटा। और आप टोटल घाटे को पूरा कैसे करते हो, आप अपना उधार लेके। तो एक्चुअल में ना फिजिकल डेफिसिट और कुछ नहीं, वो आपका बोरिंग ही होता है। अगर आपको याद हो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। एंड मैंने आपको बताया था टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सीट तो होता ही होता है, बट टोटल इनकम में हम आपका, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल इनकम में क्या आएगा, आपका रेवेन्यू सीट तो आएगा ही आएगा, पर कैपिटल रिसीट का डेट वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे नहीं लेते। तो कौन सा लेते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो आप नोटिस कर सकते हो कि लेट अस से कि आपकी कमाई है लेट से 100 रुपये और आप खर्चा कर रहे हो 150 रुपये। तो ये 50 रुपया क्या हुआ, ये 50 रुपया ही आपका फिजिकल डेफिसिट हुआ। और ये 50 रुपया कैसे पूरा करोगे, आप उधार लेके इसको पूरा करोगे। तो फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरिंग। अब एक बात आप लोग और जानते होंगे, एक और चीज़ होती है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको एक सरकार की करंट ईयर परफॉर्मेंस देखनी होती है कि इस साल यहाँ पर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि लोन तो पिछले सालों में भी लिए गए होंगे, उनके ऊपर वापस करना भी इसी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट के माध्यम से क्या होता है, हम करंट ईयर के परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं। कैसे, हम फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स उसको माइनस कर देंगे। तो अगर ये आपको आता था तो आप बहुत आराम से कह सकते हो कि आपका फिजिकल डेफिसिट आपका 50,000 करोड़ है, एंड आपका जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो 1500 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आपका आंसर बन जाएगा 48,500 करोड़, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।